गुलिस्तान न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले रुख जनूबी कश्मीर का। जनूबी कश्मीर के त्राल में आज फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प में 2 मकामी मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलिस का कहना है कि त्राल के अरिगाम इलाके में गुज़िश्ता शब मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला मिलने पर फौज, सीआरपीएफ और एसओजी ने इलाके का मुहासरा किया और आज अल सुबह जो ही ऑपरेशन शुरू किया तो इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद फोर्सेस ने भी गोलियों का इस्तेमाल किया। फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद फोर्सेस ने अंसार गज़वतुल हिंद और लश्कर तोयबा नामी मिलिटेंट तंजीमों से वाबस्ता 2 मकामी मिलिटेंटों को हलाक किया है। हलाक हुए मिलिटेंटों की शिनाख्त शफात मुजफ्फर, सोफी और उमर तीली के बतौर हुई है। उधर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने एक बयान में कहा है कि हलाक हुए मिलिटेंट मुख्तलिफ हमलों में मुलविस थे, जबकि दोनों मिलिटेंट खुरमू श्रीनगर इलाके में समीर अहमद नामी सरपंच के कत्ल में भी मुलविस थे। भारतीय जनता पार्टी आज अपना यौम तअसीस मना रही है और इस सिलसिले में 42वें यौम तअसीस के सिलसिले में मुल्क भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टरों पर तकारीब का एहतमाम किया गया। और इस सिलसिले में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के कारकुनान से खिताब भी किया है। वाज़ेह है कि 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का क़याम अमल में आया था और इस बरस बीजेपी अपना 42वां यौम तअसीस मना रही है। उत्तर प्रदेश में भी पार्टी के सियासी दफ्तर समेत तमाम इलाकाई जिले और शहरों के दफ्तरों में यौम तअसीस के लिए तकरीब मुनक्कद की गई। परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया।
उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। पहली बार भाजपा ने ही इसके खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। मुझे इस बात का संतोष है कि देश के लोग, देश के युवा अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि किस तरह परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में एक सड़क हादसे में 5 साला बच्चा जान बहक हुआ है। जनूबी कश्मीर के दाऊदपुरा इलाके में आज सुबह स्कूल की एक गाड़ी की टक्कर के नतीजे में एक 5 साला बच्चे की मौत हुई है। बताया जाता है कि अनंतनाग के दाऊदपुरा इलाके में उस वक्त हादसा पेश आया जब एक स्कूल गाड़ी देथू से अनंतनाग की तरफ जा रही थी कि तमीम बिलाल नामी एक 5 साला बच्चा सड़क क्रॉस कर रहा था तो गाड़ी के टकराने में बच्चे की मौके पर ही मौत हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। और अब बात पेट्रोल और डीजल की करते हैं। लगातार पिछले 15 दिनों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान कोरोना के दौर में बेरोजगारी पहले ही आवाम को परेशान किए हुए है, लेकिन आम आदमी की जेब पर लगातार मार भी पड़ रही है। इन दोनों मुल्क की आवाम रोजाना सुबह सुबह महंगाई की मार के साथ बेदार होती है। हर दिन या हर दूसरे दिन किसी न किसी चीज की कीमत में इजाफे की खबर सुबह सुबह मिलती है और अगर किसी दिन किसी भी चीज की कीमत में इजाफा न हो तो जरूर उस दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा यकीनी होता है। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से अवाम के साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने सबसे ज्यादा दुख दिया है। 16 दिनों में सिर्फ 2 दिन ही ऐसा हुआ जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन 14 दिन ऐसे गुजरे जहां रोज सुबह सुबह 80 पैसे का, 50 पैसे का तो कभी 40 पैसे का करंट लगता रहा। महंगाई पैसे में बढ़ रही है, इसलिए बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा और सरकार को भी इसमें बड़ी कामयाबी मिल रही है, चूंकि 14 दिनों में 10 रुपए 10 पैसे का इजाफा पेट्रोल के 1 लीटर पर हो चुका है। अगर एक ही दिन 10 रुपए का इजाफा किया होता तो अवाम गुस्से में आ जाती, इसलिए सरकार बड़ी होशियारी से आपके पैसे पैसे करके रुपए खत्म कर रही है। वहीं दूसरी जानिब सीएनजी भी 2.5 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि मुंबई में सीएनजी की कीमत में 7 रुपए और पीएनजी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रहे इजाफे के साथ ही उनका असर सब्जी, मेवा और दूसरी अशियाई खुर्दनी की चीजों पर पड़ रहा है, जिस दौरान आम आवाम की खरीदारी पहुंच से बाहर हो रही है। ये सवारी किराया देती नहीं, पूरा महंगाई रोज बढ़ती जा रही है। क्या करें सर, 2.5 रुपए बढ़े पिछले 6 दिनों में 6 रुपए से भी ऊपर बढ़ चुके हैं। हाँ जी, काफी बढ़ गए हैं किराया। मिल कि सीएनजी इतनी बढ़ जाएगी, पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ ही रहते, लेकिन सीएनजी की उम्मीद थी नहीं सर, इतनी नहीं थी यार। पेट्रोल के बराबर होने जा रही है सीएनजी भी। क्या पहले लोग सीएनजी इसलिए लगाते थे कि कम थी, सस्ती थी और माइलेज ज्यादा देती। माइलेज ज्यादा देती, सस्ता पड़ता था हमारे लिए। अब तो दिक्कत हो रही है, काफी दिक्कत हो रही है बजट में। अब पेट्रोल और डीजल और सीएनजी एक जैसा हो गया? हाँ, एक जैसा हो गया। नहीं, कुछ नहीं लग रहा, आगे भी और बढ़ने वाली है, सुना है। ग्राहकों से क्या बातचीत होती है? अगर आपने अपने लग जाते हैं, किराया उतना ही देते हैं। हाँ जी। अब गर्मी का मौसम है, आपको एसी भी चलाना होता होगा, तो एसी के लिए क्या एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हो आप? नहीं देते, नहीं, सवारी मना कर देती है। मना कर देते? एसी चलाते हैं? नहीं चलाते? नहीं चलाना पड़ता, महंगाई इतनी हो गई, कहाँ से एसी चलेगी, किराया नहीं दे रही सवारी। तो ग्राहकों से कभी कहासुनी भी होती है? हाँ, होती रहती है, आए दिन लड़ती है सवारी। तो अब आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है कि आने वाले समय में सीएनजी के दाम फिर से नीचे जाएंगे? नहीं सर, बढ़ने की उम्मीद है, अभी तो बता रहे हैं, कम नहीं है, बढ़ने की उम्मीद है। सरकार से कुछ गुहार लगाएंगे सर? अब महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, कुछ कम होने चाहिए दाम, नहीं तो खर्चा पानी। किचन पर कितना असर पड़ रहा है? ज्यादा, सब जगह महंगाई, हर चीज में। कहाँ चल रहा है, घर में भी यही सिलेंडर महंगा हो गया, रसोई गैस, सारी चीज में दिक्कत आ रही है। ठीक है।
आपने देखा कि सीएनजी के दाम बढ़ने से ऑटो और टैक्सी चालकों का कितना मुश्किल हो रखा है घर चलाना, क्योंकि सीएनजी के दाम अब पेट्रोल और डीजल के बराबर पहुंच चुके हैं लगभग हम ये कह सकते हैं। और भी लोग मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? छोटालाल। क्या कहेंगे सर, सीएनजी के दामों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है, 2.5 रुपए का इजाफा हुआ आज। हाँ, यहाँ 2.5 रुपए का हुआ। मुश्किल हो रही है घर पे? बहुत मुश्किल हो रही है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, वो सरकार को कुछ करना चाहिए। किचन कैसे चल रही है घर की? किचन तो ऐसे ही चल रहा है, किचन में भी दिक्कत है, हर तरह में दिक्कत है। ग्राहकों से आप जब वो पैसा बोलते हैं कि किराया बढ़ गया तो क्या कहते हैं ग्राहक? वो ग्राहक देने को तैयार नहीं। कहा सुनी होती है? हाँ, कहा सुनी होती है। वो कहते हैं हम क्या करें, बढ़ गया तो जो रेट है वही रेट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, ये भी ऑटो ड्राइवर हैं। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, एक ऑटो और टैक्सी ड्राइवर का क्या इस वक्त परेशानी हो रही है, क्या दर्द है उनके? क्योंकि अगर हम बात करें तकरीबन देखिए हम ये कह सकते हैं कि पिछले 5 दिन में 6 रुपए से ज्यादा जो है इजाफा हो चुका है। आज भी 2.5 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। कितना दर्द है और कितना मुश्किल हो रहा है ऑटो टैक्सी ड्राइवर का? बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहे हैं सर जी। सवारी से 2 रुपए ज्यादा मांगते हैं, वो देने को राजी नहीं है और उल्टा वो उल्टे सुनाते रहते हैं बहुत। और अब पब्लिक नहीं सोचेगी, वो तो अपने 5 किलो अनाज के लिए सोच रही है, बाकी और कुछ नहीं सोच रही कि हो क्या रहा है देश में। बिल्कुल, ये और कुछ नहीं हो सकता। अब ये केजरीवाल की आत्मा तो है नहीं, वो मद्दा कर दे और इसके मीटर के रेट बढ़ेंगे तो एलजी नहीं बढ़ने देगा, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता सर। ये तो बढ़ता ही रहेगा। टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स को कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है कमाई में। टैक्सी ड्राइवरों को, और इसको नहीं पूरे देश को मुश्किल हो रही है, पर बहुत नहीं कहना चाहते। कमाई में कितना फर्क आ गया? बहुत ज्यादा हो। आपने अपने ऑटो के दाम भी बढ़ाए, किराया बढ़ा दिया है क्योंकि सीएनजी बढ़ गई है? नहीं बढ़ सकता जी, नहीं बढ़ सकता। नहीं। महंगाई का जो दौर है वो लगातार बदस्तूर जारी है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम इंसान को जो है वो भुगतना पड़ रहा है। बीते 5 दिनों में 6 रुपए से भी ज्यादा जो है सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं आम इंसान का जीना जो है वो ज्यादा दुभर हो चुका है। और हमने आज आपको दिखाने की कोशिश की है कि बढ़ती महंगाई और ईंधनों के चलते ऑटो टैक्सी ड्राइवर से लेके आम इंसान का क्या कुछ कहना है। बहरहाल अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ईंधनों की कीमतों में इजाफा लगातार। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने रूसी अवाम से मुखातिब करते हुए कहा कि वो हकीकत के मुस्तहिक हैं, सच जाना उनके लिए जरूरी है। बोरिस जॉनसन ने रूसी शहरियों पर जोर दिया कि वो व्लादिमीर पुतिन के प्रोपेगेंडे का शिकार न हो और यूक्रेन पर हमले के दौरान होने वाले जंगी जराइम की मुकम्मल हद तक दरियाफ्त करने के लिए टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करके इंटरनेट सेंसरशिप के सख्त कवानीन को रोके। वज़ीर आज़म ने रूस में लोगों से अपील की कि देखिए कि आपके नाम पर क्या किया जा रहा है। शहरियों को सड़कों पर मारे जाने और उनके बच्चों के सामने खवातीन की असमतदरी की गई है। Atrocities committed by Russian troops in Bucha, Irpin and elsewhere in Ukraine have horrified the world. Civilians massacred, shot dead with their hands tied, women raped in front of their young children, bodies crudely burned, dumped in mass graves or just left lying in the street. The reports are so shocking and so sickening, it's no wonder your government is seeking to hide them from you. Your president knows that if you could see what was happening, you would not support his war. He knows that these crimes betray the trust of every Russian mother who proudly waves goodbye to her son as he heads off to join the military. And he knows that they are a stain on the honor of Russia itself, a stain that will only grow larger and more indelible every day as this war continues. But don't just take my word for it. All you need is a VPN connection to access independent information from anywhere in the world. And when you find the truth, share it. Those responsible will be held to account. And history will remember who looked the other way. Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений, но я не верю, что он действует.
इधर अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे टीएस त्रिमूर्ति ने यूक्रेन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और यूक्रेन की कैफ के करीब वाक़ा कस्बे अबूजा में शहरियों की लाशें दरियाफ्त होने पर तहकीकात का भी मुतालबा किया और जोर दिया है कि मुज़ाकरात से ही सभी मसाइल का हल हो सकता है। Situation in Ukraine has not shown any significant improvement since the Council last discussed the issue. The security situation has only deteriorated, as well as its humanitarian consequences. Recent reports of civilian killings in Bushehr are deeply disturbing. We unequivocally condemn these killings and support the call for an independent investigation. We hope the international community will continue to respond positively to the humanitarian needs. We support calls urging for guarantees of safe passage to deliver essential humanitarian and medical supplies. Keeping in view the dire humanitarian situation in Ukraine, India has been sending humanitarian supplies to Ukraine and its neighbors, which include medicines and other essential relief material. We stand ready to provide more medical supplies to Ukraine in the coming days. India continues to remain deeply concerned at the worsening situation and reiterates its call for immediate cessation of violence and end to hostilities. We have emphasized right from the beginning of the conflict the need to pursue the path of diplomacy and dialogue. When innocent human lives are at stake, diplomacy must prevail as the only viable option. In this context, we take note of the ongoing efforts, including the meetings held recently between the parties. The impact of the crisis is being felt beyond the region, with increasing food and energy costs, especially for many developing countries. It is in our collective interest to work constructively, both inside the United Nations and outside, towards seeking an early resolution to the conflict. Allow me to reiterate the importance of UN guiding principles of humanitarian assistance once again. Humanitarian action must always be guided by the principles of humanitarian assistance, which is humanity, neutrality, impartiality, and independence. These measures should never be politicized. We continue to emphasize to all member states of the UN that the global order is anchored on international law, UN Charter, and respect for territory. यूक्रेन में मुमकिन जंगी जराइम के जवाब में यूरोपीय कमीशन ने रूस के खिलाफ नई पाबंदियां लगाने की तजवीज़ पेश की है, जिसमें कोयले के दरामद पर पाबंदी और तकरीबन 20 बिलियन यूरो की तिजारत को रोकना शामिल है। We all saw the gruesome pictures from Bucha and other areas from which Russian troops have recently left. Yesterday I conveyed to President Zelensky my condolences and assured him of the European Commission's full support in these terrible times. These atrocities cannot and will not be left unanswered. The perpetrators of these heinous crimes must not go unpunished. The European Union has set up a joint investigation team with Ukraine. Its task is to collect evidence and investigate war crimes and crimes against humanity in Ukraine. Russia is waging a cruel and ruthless war, not only against Ukraine's brave troops, but also against its civilian population. It is important to sustain utmost pressure on Putin and the Russian government at this crucial point. The 4 packages of sanctions have hit hard and limited the Kremlin's political and economic options. We're seeing tangible results, but clearly, in view of events, we need to increase our pressure further. So today we are proposing to take our sanctions a step further. We will make them broader and sharper so that they cut even deeper into the Russian economy. This 5th package has 6 pillars. First, we will impose an import ban on coal from Russia, worth 4 billion euros per year. This will cut another important revenue source for Russia. Second, a full transaction ban on 4 key Russian banks, among them VTB, the 2nd largest Russian bank. These 4 banks, which we now
totally cut off from the markets, represent. इस वक्त श्रीनगर से अब बड़ी खबर आ रही है कि जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है। जहाँ नाजरीन, श्रीनगर से बड़ी खबर कि जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर की जानिब से एक हुक्मनामा जारी हुआ है, जहां पर कारोबारियों को अच्छी क्वालिटी के CCTV कैमरे नस्ब करने का हुक्म जारी किया गया है। मुश्तबा नक्ल हरकत के बारे में भी पुलिस को मुत्तला किया जाए, इस हुक्मनामे में बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है। हुक्मनामे पर अमल न होने की सूरत में 1 माह की सजा हो सकती है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर असद एजाज की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जहां पर कारोबारियों को अच्छी क्वालिटी के CCTV कैमरे लगाने का हुक्म जारी किया गया है, जबकि मुश्तबा नक्ल हरकत के बारे में भी पुलिस को मुत्तला किया जाए और हुक्मनामे पर अमल न होने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हुक्मनामे में कहा गया है कि बाज़ाब्ता तौर पर उनके खिलाफ अगर कोई इस हुक्मनामे पर अमल ना करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और साथ ही साथ उनके खिलाफ 1 माह की सजा हो सकती है। मजीद तफसीलात के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ है आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं जिला श्रीनगर की तरफ से, जो जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने एक हुक्मनामा जारी किया है? पुलिस और फौज के साथ साथ सिविल इंतजामिया की भी मौजूदा सूरत हाल पर करीबी नजर है और खासतौर से जो इस वक्त अमन कानून की सूरत हाल है उसको हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ने से बचाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं। और इसी के पेश नजर ये एक और हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसके तहत अब कारोबारियों को भी सिविल इंतजामिया अलर्ट कर रही है और CCTV कैमरे हालांकि बहुत सारे इलाकों के अंदर लगे हुए हैं और खुद भी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने जिस तरीके से अलग अलग इलाकों के अंदर बंकर्स के साथ साथ हाई क्वालिटी कैमरास जो हैं वो नस्ब कर रखे हैं ऑलरेडी, लेकिन बाजारों के अंदर या फिर जहां पर अवामी मकामात हैं, जिन एरियाज के अंदर मसरूफियात काफी ज्यादा रहती हैं, मसरूफ तरीन इलाकों के अंदर भी मुश्तबा नक्ल हरकत को रोका जाए और उन इलाकों के अंदर जहां पर गुज़श्ता दिनों में हमने देखा या हालिया दिनों में जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को या आम शहरियों को निशाना बनाया गया और ग्रेनेड अटैक करना शायद आसान रहा मिलिटेंट्स के लिए, या फिर कहीं पर फायरिंग की छोटी मोटी वारदातें पेश आई और इसके अलावा कई इलाकों के अंदर एनकाउंटर्स हुए, लेकिन एनकाउंटर से पहले कुछ इलाकों के अंदर मूवमेंट्स देखी गई। इन सारी चीजों को देखते हुए सिविल और पुलिस इंतजामिया जो है वो इस वक्त कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के दफ्तर से ये जो हुक्मनामा जारी हुआ है इसमें इंडियन पीनल कोड यानी IPC की दफा 188 का जिक्र भी किया गया है कि अगर इस हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं होता है, किसी तरह का ताउन नहीं होता, कोई कसूरवार पाया जाता है तो कम से कम 1 महीने की न सिर्फ सजा हो सकती है बल्कि उसके साथ साथ जुर्माना भी आयद किया जाएगा। अब कारोबारियों का रोल इसलिए बड़ा होगा सूरत हाल को बेहतर बनाने में क्योंकि बहुत सारे एरियाज के अंदर भीड़ भाड़ का या मसरूफ तरीन इलाकों से नक्लो हरकत के बाद मिलिटेंट्स फरार होते देखे गए हैं या मुश्तबा नक्लो हरकत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को कई बार चकमा भी खाना पड़ा है। उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अब सिविल इंतजामिया से भी पुलिस ने ताउन मांगा था और इस सिलसिले में इस हुक्मनामे के मुताबिक जो हमारे पास है कि डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस इंतजामिया को भी आगाह कर दिया है कि उसने आसिफ, जहां जिला इंतजामिया श्रीनगर की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया, वही IGP कश्मीर की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि अब नाइट बाज़ाब्ता तौर पर जो नाइट पेट्रोलिंग है उसे शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, आज सुबह ही ये बयान जो उनका सामने आया और वजाहत की तराल में जब एनकाउंटर हुआ और उसके बाद गुज़श्ता दिनों में जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले 3 महीनों के दौरान सबसे ज्यादा जो वारदातें पेश आई हैं जहां पर सरपंचों को, कुछ वार्ड मेंबर्स को और यहां तक के सिक्योरिटी फोर्सेस को या पुलिस के एहलकार जो छुट्टी पर घर गए, एक फौज का जवान भी या इसी तरीके से दीगर कुछ शहरियों पर निशाने बनाए गए, उन्हें टारगेट किया गया। अननोन गनमैन्स की तरफ से बहुत सारे इलाकों के अंदर कहा गया कि मिलिटेंट्स ने गैर रियासती मजदूरों को भी टारगेट किया। इस तरह की जब सारी सूरत हाल रही है तो इन सॉफ्ट किलिंग से बचने के लिए, सॉफ्ट टारगेट से बचने के लिए या जो टारगेट किलिंग है, किसी आम शहरी को आसानी से टारगेट किसी इलाके के अंदर किया जा सकता है, उस चीज से बचने के लिए IGP ने आज वजाहत करते हुए कहा कि अब दिन में ही नहीं रात के वक्त में भी गांव देहात के अंदर पेट्रोलिंग उन एरियाज के अंदर तेज की जा रही है और गश्त के लिए बाकायदा टीमें तैयार करके उन इलाकों के अंदर रवाना की गई हैं जहां पर खतरात ज्यादा है, यहाँ जहां पर मकामी अवामी नुमाइंदे हैं, पंचायती नुमाइंदे हैं, DDC या BDC मेंबर्स हैं जो खुद अपनी सिक्योरिटी को लेकर कई मरतबा तहफ्फुजात का इजहार करते रहे हैं, उन सब की तरफ से सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को आगाह किया गया, जिसके बाद
आईजीपी कश्मीर हो या सूबाई इंतजामिया हो, उसने फैसला लिया बाकायदा मुशावरत के साथ इकदाम उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद आपका। ये थे आसिफ रशीद तफसीलात फराम करे थे। जहां डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की जानिब से जो एक हुक्मनामा जारी हुआ है, वहां पर सभी कारोबारियों को सीसीटीवी नस्ब करने के हवाले से कहा गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर इसमें कोई कोताही बरतेगा या खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी तरफ से आईजीपी कश्मीर की जानिब से कहा गया है कि हालात को देखते हुए नाइट पेट्रोलिंग बाज़ाब्ता तौर पर शुरू की जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।